हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोहम कॉमर्स क्लासेस, जिसके माध्यम से आज हम सीखने जा रहे हैं नए साझेदार का प्रवेश। आई एम रियली सॉरी कि कल मैं अपना वीडियो अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि मुझे फीवर था, इसलिए। तो आज अपन नए साझेदार के प्रवेश का पार्ट 1 करने जा रहे हैं। इसमें पार्ट 2 जो है वो नए साझेदार के रिटायरमेंट से जुड़ा हुआ है। तो अपन को नए साझेदार के प्रवेश में एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, जैसा कि हमने कहा कि न्यूमेरिकल पार्ट्स को अपन बाद में करेंगे, पहले थ्योरिकल पार्ट्स को अपन को कंप्लीट करना है। तो थ्योरिकल पार्ट्स के लिए अपन स्टार्ट करते हैं और सिंपल तरीके से, बिल्कुल सिंपली वे में थ्योरिकल पार्ट्स को कंप्लीट करेंगे। तो इसमें देखिए, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन आता है थ्योरिकल पार्ट्स में, नए साझेदार को प्रवेश क्यों दिया जाता है। पहला क्वेश्चन बनता है, नए साझेदार को प्रवेश क्यों दिया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले तो अपन ये समझे बच्चों कि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि नए साझेदार को प्रवेश कब देते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा, जब दो या दो से अधिक साझेदार जब किसी लाभ की इच्छा से व्यापार करते हैं तो वो नए साझेदार को प्रवेश देते हैं। लेकिन यदि अपन नए साझेदार की बात करें यहाँ पर, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आती है कि जब पूंजी की कमी पड़ती है, फर्म को बहुत से लोग टाइम नहीं दे पाते, पुराने पार्टनर्सों की कोई कंट्रोवर्सी हो जाती है, तो ऐसी कंडीशंस में हम नए साझेदार को फर्म में प्रवेश देते हैं। नए साझेदार को जब फर्म में प्रवेश दिया जाता है तो कुछ कंडीशंस रखी जाती है उसके सामने। नंबर फर्स्ट, कि वो तो एक कैपिटल लेके आएगा, कैपिटल के साथ साथ वह प्रीमियम का अमाउंट लेके आएगा, प्रीमियम का अमाउंट लेकर आएगा। उसे ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे? ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है इसमें, लाभ हानि समायोजन खाता किसे कहते हैं। लाभ हानि समायोजन खाता, देखिए भाई, जब न्यू पार्टनर जब फर्म में आता है ना, तो इसके साथ साथ दो चीज़ें लाता है। एक तो गुडविल अमाउंट, जो अभी अपन ने देखा, गुडविल की अमाउंट लेके आएगा। नंबर सेकंड, कैपिटल लेके आएगा। तो लो जी, देखिए कैपिटल जो है ना वो इसके अकाउंट्स में ट्रांसफ़र हो जाएगी, लेकिन गुडविल का जो पैसा है, गुडविल का पैसा जो होगा वो किसके अकाउंट्स में जाएगा? पुराने पार्टनर्स के अकाउंट्स में जाएगा और उसे ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। लाभ हानि समायोजन खाता और पुनर्मूल्यांकन खाता इसमें स्पेशली तौर पे बनाया जाता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट किस लिए बनाया जाता है? रिवैल्यूएशन अकाउंट के माध्यम से हम असेट्स का वैल्यूएशन करते हैं, असेट्स वैल्यूएशंस करते हैं। सेकंड आती है बात, लायबिलिटीज़ का वैल्यूएशंस करते हैं। लायबिलिटीज़ का क्यों वैल्यूएशंस करते हैं? कि हम यह बता सकें न्यू पार्टनर को कि प्रेजेंट टाइम में हमारी कंपनी की पोजीशंस क्या है, हमारी फर्म की पोजीशन क्या है, हमारी फर्म में असेट्स कितनी है, हमारी फर्म में लायबिलिटीज़ कितनी है, उनका प्रॉफिट एंड लॉस रेशोज़ क्या आ रहा है, हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। उसके बाद जिसमें यदि प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, वो पुराने पार्टनरों में बांट दिया जाता है। न्यू पार्टनर से इसका कोई रिलेशनशिप नहीं रहता है। इसमें एक चीज़ और आपको बता दी जाए कि इसमें जो पार्टनरों का वैल्यूएशंस होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट में, उसका एक फॉर्मूला होता है। यदि असेट्स इंक्रीज हो रही है, असेट्स क्या हो रही है भाई? इंक्रीज हो रही है, तो अपन किस साइड लिखेंगे? क्रेडिट साइड। यदि असेट्स डिक्रीज हो रही है, असेट्स डिक्रीज हो रही है भाई, तो इसे डेबिट साइड लिखेंगे। एक बार फिर समझ लीजिए, देखिए असेट्स इंक्रीज होती है, कहने का मतलब ये है कि असेट्स का अभी प्रेजेंट टाइम में मूल्य है 2000, लेकिन उसका इंक्रीमेंट होकर 2500 हो गई, तो एक्स्ट्रा कितनी इंक्रीज हुई बताइए? 500। तो इसे किस में लिखेंगे अपन? इंक्रीज के क्रेडिट साइड में। कभी कभी ऐसा होता है, जैसे स्टॉक है, स्टॉक का मूल्य 2000 रुपये था, अब लेकिन घट के कितना रह गया? 1500 रह गया, तो कितना रह गया? 500 रुपये डिक्रीज हो गया, तो इसे अपन असेट्स की वैल्यूएशंस बोलते हैं। अब आती है भाई बात लायबिलिटीज़ की। लायबिलिटीज़ की बात करते हैं तो लायबिलिटीज़ में आप जो देखिए शो ऑफ करेंगे, लायबिलिटीज़ की बात करेंगे हम यहाँ पे। तो लायबिलिटी यदि इंक्रीज होगी, लायबिलिटीज यदि इंक्रीज होगी तो इसे डेबिट साइड लिखा जाएगा।
यदि लायबिलिटीज डिक्रीज होगी, लायबिलिटीज यदि डिक्रीज होगी तो इसे अपन किस साइड लिखेंगे, क्रेडिट साइड लिखेंगे। ऐसा अपन क्यों करते हैं कि देखिए एक दूसरे के अपोजिट में चलती है ये चीज। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमने सीखा यदि संपत्ति बढ़े तो क्रेडिट कर दीजिए, घटे तो डेबिट कर दीजिए, लायबिलिटी इंक्रीज हो तो डेबिट कर दीजिए और यदि डिक्रीज हो तो क्रेडिट कर दीजिए। ये एक दूसरे के अपोजिट रूल्स में चलते हैं। इसके अलावा नया क्वेश्चंस बनता है इसमें थर्ड, जिसमें लिखा है नए साझेदार की क्या क्या वैधानिक स्थिति रहती है। नए साझेदार की वैधानिक स्थिति क्या है, मतलब नए साझेदार की वैधानिक स्थिति क्या है। तो अपन सबसे पहले लिखेंगे जब नया पार्टनर फर्म में आता है ना तो नंबर 1 पूंजी लाता है, उसके बाद इसके अलावा ख्याति एवं प्रीमियम की राशि लाता है। जैसा कि हमने पहले भी इस बारे में डिस्कस किया है कि प्रीमियम की अमाउंट को पुराने साझेदार पुराने रेशो में वितरित कर लेते हैं, लेकिन नए साझेदार को कौन कौन सी अथॉरिटीज मिलती हैं। तो नंबर 1 जो उसका कैपिटल है वो उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। सेकंड बात, जो ओल्ड पार्टनर है, ओल्ड जो पार्टनर है ना वो अपने प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशंस जो होगा, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशंस होगा वो सैक्रिफाइस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। किस रेशो में कर देंगे, सैक्रिफाइस रेशो में क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और जो न्यू पार्टनर इस रेशो को पाएगा वो किस में जाएगा, गेनिंग रेशो में जाएगा। किस में जाएगा, गेनिंग रेशो में। गेनिंग रेशो में इसका ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। किस रेशो में कर दिया जाएगा, गेनिंग रेशो में। इसके अलावा नया साझेदार आता है, नए साझेदार को प्रवेश के समय क्यों लिया जाता है, मतलब रीजंस क्या है, नए साझेदार को फर्म में प्रवेश क्यों दिया जाता है, नए साझेदार को फर्म में प्रवेश क्यों दिया जाता है। तो अपन लिखते हैं नंबर 1 पूंजी कम पड़ रही हो, पूंजी की आवश्यकता की पूर्ति करनी हो, यदि वो साझेदार जो है वो निपुण है, यानी कि अपने आप में ही एक क्वालिटी है उसके अंदर, जैसे कि सेल्स को अच्छे तरीके से प्रमोट करता हो। इसके अलावा कस्टमर को है ना मतलब क्रिएट करने का ढंग आना चाहिए उसके अंदर, कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी वस्तुओं को बेचने का, कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुओं को बताने का ढंग आना चाहिए। ये सारी चीज़ों को इसमें इंक्रीज किया जाता है। इसके अलावा उसके अंदर योग्यता होती है, वो फर्म को समय भी दे सकता है। नया पार्टनर एक चीज़ और रहती है कि जैसे कि दो फर्मों में यदि मर्ज होता है, यानी कि जिन्हें अपन एकीकरण नीति कहते हैं, तो मर्ज की कंडीशंस में भी नए साझेदार को फर्म में प्रवेश दिया जाता है। जब दो फर्मों का एकीकरण होता है ना, दो फर्मों का भाई एकीकरण होता है, तो एकीकरण की दशा में हम फर्म में नए साझेदार को प्रवेश दे देते हैं। इसमें एक क्वेश्चन और लास्ट बनता है, वो जर्नल एंट्री से रिलेटिव है कि जर्नल एंट्री में जैसा कि अभी आपने देखा कि जर्नल एंट्रियाँ कभी कभी पूछ ली जाती हैं इसमें, तो जर्नल एंट्री में एक क्वेश्चन बढ़ता है कि संपत्ति बढ़े तो क्रेडिट साइड लिखना है अपन को, संपत्ति घटे तो डेबिट साइड लिखना है, दायित्व बढ़े तो डेबिट कर दीजिए, दायित्व घटे तो क्रेडिट कर दीजिए। तो इसकी आपको 4 एंट्रियां करनी है। कितनी एंट्रियां करनी है? 4। थ्योरिकल पार्ट्स की बात की जाए ना, तो थ्योरिकल पार्ट्स को यहीं पे कंप्लीट कर दिया गया कि थ्योरिकल पार्ट्स में जो अपन काम कर रहे हैं इस चैप्टर के अंतर्गत, तो उसमें ये वाले चैप्टर को अपन ने कंप्लीट कर लिया है। इसका जो न्यूमेरिकल पार्ट्स है वो नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल्स को कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।